अस्सलामु अलैकुम। सिर्फ 23 दिन रह गए, 35 टोटल दिन थे, उसमें 5 दिन क्रैश कोर्स के थे। वो जो एंड पे 3.5 घंटे वाली चीज़ है वो तो एक रिवीजन है ना, तो 30 दिन बच गए। 30 दिन में आपके 5 टेस्ट थे, 25 रह गए। एक दिन ओरिएंटेशन का 24 रह गए, और एक दिन दरमियान में अगले वीक के फ्राइडे में जो हमने गैप रखा था ताकि हम वो 1, 2 और 5 का इकट्ठे टेस्ट ले लें, जो पढ़ाई का दिन नहीं है। तो 23 टोटल वर्किंग लेक्चर्स हैं। तो एक में तो आप आके बैठ गए, तो बाकी कितने रह गए? बस हर दिन हम ये माइनस में गिनती करते रहेंगे, इससे हौसला होगा कि बस अब इतने लेक्चर रह गए, इतने लेक्चर्स रह गए। तो आपको हमेशा उम्मीद होगी कि हाँ बस ठीक है, इतने से लेक्चर्स के लिए दोबारा जाने में कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास किताबें आ चुकी हैं, किताबें मौजूद हैं। कल मैंने आपसे कहा था जिसके पास किताब नहीं है वो बता सकते हैं, तो हमारे पास जो है ना वो बुक्स मौजूद हैं, आप ले सकते हैं, या जाते जाते ले लेंगे या किस तरह से। नहीं, असल में साथ साथ हमने इधर देखना भी है, तो हो सकता है उस वक्त आप उसको साथ ट्रेस करें। किताबें आई हुई हैं मेरे ख्याल में, किसी को हम बुला के डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बुक नहीं है? पुरानी कितनी पुरानी? साल से ज़्यादा पुरानी तो नहीं? लिखा हुआ है तो वो आपने अपना खुद लिखा हुआ है या किसी और ने लिखा हुआ है? फिर ठीक है, फिर आप ले लें, तो वो मतलब कोई मसला नहीं है। जिसको भी किताब की वो है, अगर उसको नीड है किताब की, अगर नहीं है नीड तो फिर कोई वो नहीं है, लेकिन अगर नीड है तो हमें कोई दुख नहीं है। मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर सारे बच्चों को भी ज़रूरत होगी तो हम सबको किताब दे देंगे। तो आप में से मेरे ख्याल में कोई 6-7 किताबें आप पकड़ लें, तो इनमें से कुछ लोगों को शायद बुक्स का वो है। आपके पास बुक है? बुक है, ठीक है। यहाँ से मेरे ख्याल में कुछ लोग थे, ठीक है। ये इस रो में ये वाले एक वो भाई, और एक उधर 3 आई गेस। चले हाँ ठीक है, ये बंडल ना खोलें, फिर वो जो खुली पड़ी हुई हैं वो ले आए, हमें नियत का सवाब मिल गया। ठीक है जी। तो अदरवाइज़ क्लास में अभी वो 25 का एक बंडल वो लेके आए थे, और मैंने उन्हें कहा था कि जिन जिन के पास भी नहीं होंगी हम उन्हें दे देंगे। हो सकता है कोई बच्चे देर से आ रहे हों, तो अगर वो बाद में भी आए तो आपने उसे बता देना है कि वो जाते हुए टी रूम से जाके ले सकते हैं। लेकिन इस क्लास का बाशिंदा होना ज़रूरी है, या आप कैफ 7 प्री में हो, या पोस्ट में हो, या फास्ट ट्रैक में हो। कहानी शुरू करते हैं। कल हमने लेक्चर कहाँ ख़त्म किया था? हमने बात की थी कि एक पूरा सा माहौल सजता है, बहुत सारे लोग मिल के पैसे क्यूमुलेट करते हैं और उसको शेयर कैपिटल कह देते हैं, और फिर वो मिल के बिजनेस करते हैं। काम कर रहे होते हैं डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़, और वो लोग घर बैठे हुए होते हैं। ये लोग कंपनी का निज़ाम चलाते हैं। अच्छा, निज़ाम चलाने की वजह से इन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, और ये चूंकि मेंबर्स भी हैं तो उनको फिर डिविडेंड भी मिल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है हर मेंबर डायरेक्टर नहीं होगा, और ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टर्स इसी में से आए, हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज़ भी ऐसे हों जिनको वो डायरेक्टर के तौर पर अपग्रेड करके उनको सैलरियाँ देनी शुरू कर दें। बात समझ आ रही है? ये कंपनी में और बाकी जो फॉर्म ऑफ बिजनेसेस है उसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है। जो बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस है वहाँ पे पैसे और स्किल्स दोनों चीज़ें चलती हैं। जैसे पार्टनरशिप है, कुछ पैसे के पार्टनर्स होते हैं और कुछ स्किल्स के पार्टनर होते हैं, और वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो खुद ही से बैठ के तय कर लेते हैं। कंपनी लॉ में ऐसा नहीं है। कंपनी लॉ में पार्टनर बनने के लिए, यानी कि हिस्सेदार बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। आप शेयर्स खरीदेंगे, और फिर जितने शेयर्स खरीदेंगे उतना फीसद हिस्सा आपका तय हो जाएगा। ये नहीं कि बैठ के आपने बार्गेन करके अपना हिस्सा ज़्यादा करवा लिया। पार्टनरशिप में क्या था? स्लैंग बिजनेस था, 4-5 लोगों ने मिलकर बिजनेस करना था, बैठे एक मेज़ पे आपस में बातचीत की और लिख के साइड पे कर दिया। तो पार्टनरशिप एक इनफॉर्मल से कागज़ से भी बन जाती थी, बट कंपनी के लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसको किसी जगह पे इसका इंदराज कराना पड़ेगा, और उसको ऑफिशियल तरीके से लेके चलना होगा। तो यूँ समझें एक बहुत बड़ी ऑफिशियल स्टैंडर्ड लेवल की जो पार्टनरशिप है उसको कंपनी कहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ए ने क्या किया पैसे देने के अलावा? कुछ भी नहीं, साइड पे बैठा हुआ है। ए को पता भी नहीं होगा बिजनेस में डे टू डे चल क्या रहा है, लेकिन हर साल प्रॉफिट में ये हिस्सेदार होगा। तो टेक्निकली हो गया साइलेंट इन्वेस्टर। और अगर हम बात करें बी और डी की,
तो चूंकि वो वर्किंग कर रहे हैं तो वर्किंग के पैसे भी ले रहे हैं। हमने किस तरह का निज़ाम बना दिया जिसमें कल को कोई भी आना चाहे तो आ सकता है, कोई भी जाना चाहे जा सकता है। ये 2 मिलियन वाले शेयर कैपिटल वाली कंपनी जिसमें रिजर्व्स ऐड होते 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 कल को फ़र्ज़ करें 50 लाख हो गए। कंपनी शुरू कितने से हुई थी? 20 लाख से। और अब कितनी वर्थ है कंपनी की? 50 लाख। जब 20 लाख से शुरू हुई थी तो हर बंदे ने जो हिस्सा डाला था, ये वाले भाई का 25% हिस्सा था। कितने शेयर्स हैं इसके पास? 50,000 शेयर्स थे इस टोटल वर्थ के। अगर आज कंपनी बंद होगी, 50 लाख वाली कंपनी बंद होगी, तो इसको उस 50 लाख का 25% मिलेगा, जो कि हरगिज 5 लाख रुपए नहीं है। कितना होगा? हाँ जी, 50 लाख का 25%, 12.5 लाख। तो इसने 5 लाख लगाया था, इसका 5 लाख 12.5 लाख तक ग्रो कर गया है, लेकिन कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है। ये उस दिन मिलेगा जब कंपनी बंद होगी। ये इससे मिलेगा या उससे मिलेगा जिसके पास ये शेयर्स हैं, जिसके पास शेयर्स हैं। तो अगर फर्ज करें ए को पैसों की ज़रूरत है तो कंपनी तो बंद नहीं होने वाली। आज कंपनी में इसका जो पड़ा हुआ है तकरीबन 12.5 लाख पड़ा हुआ है, लेकिन ये तब मिलेगा जब कंपनी बंद हो जाएगी। कागज़ पे लिखा है 10 रुपये का शेयर है, 50,000 शेयर्स, और हर शेयर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? कितने का है? 10 रुपये का। लेकिन असल में इसकी इन्वेस्टमेंट वर्थ जो है वो 10 रुपया नहीं है, वो 10 रुपये से ग्रो कर गई है, समझे 25 रुपये हो गई है। अच्छा, इस शेयर पे हर साल डिविडेंड भी मिलता है। तो एक मिस्टर वाई ने आके कहा मिस्टर ए से कि तुम मुझे अपने शेयर्स बेचोगे, मुझे तुम्हारे 1 लाख शेयर्स खरीदने हैं। तो मिस्टर ए उसको 1 लाख शेयर क्या 10-10 रुपए के हिसाब से देगा? अब वो मार्केट के हिसाब से देगा। मार्केट में क्या वैल्यू होगी? लोगों को पता होगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। जो भी आज ये शेयर खरीद रहा है, हर शेयर के बदले कंपनी के अंदर अब 10 रुपया नहीं पड़ा हुआ, 25 रुपये पड़े हुए हैं। तो कम से कम आज इस शेयर की जो वर्थ है, जो कोई पे कर सकता है, वो 25 रुपये है। इंटरेस्टिंगली एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें हर साल 2-3-4 रुपये डिविडेंड भी आ रहा होगा। तो जब आपसे कोई कहेगा जी मुझे तुम्हारे शेयर खरीदने, आप कहेंगे भाई 25 रुपये तो इसके अगेंस्ट कंपनी में आज पड़े हुए हैं, कंपनी के एसेट्स में, और उसके अलावा हर साल 4 रुपये डिविडेंड भी आता है, तो मैं दूंगा ये 35 रुपये में तुम्हें। वो कहेगा नहीं 35 ज़्यादा है, बातचीत होगी, 30 रुपये में डन हो जाएगा। ये 30 रुपये मार्केट वैल्यू कहलाती है, और वो 10 रुपये जो कागज़ के ऊपर लिखी हुई थी वो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या स्टेटेड वैल्यू कहलाती है, पार वैल्यू भी कहते हैं। ये बात क्लियर है? इसका मतलब है कि ए ने बिजनेस में तो कुछ नहीं किया, लेकिन अपना एक लोकल बिजनेस कर लिया। ए ने 1 लाख शेयर्स कितने के बेचे? 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख। लगाया कितना था? 5 लाख। इसने 5 लाख लगाया था और 20% अपनी इन्वेस्टमेंट 3 लाख की बेच भी दी। फर्ज करिए ये तकरीबन 1.5 लाख के करीब शेयर बेचे और अपना 5 लाख निकाल ले, तो भी कंपनी में इसका 35,000 शेयर्स पड़ा हुआ है, और ये कुछ भी नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, जो प्रॉफिट बच रहा है वो सब में डिवाइड कर रहे हैं, जिससे ए को भी फ़ायदा हो रहा है। तो हुआ ये कि अब अगर यहाँ ABCDE के बजाय यहाँ 1000 नाम भी लिखे हुए हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ए ने अपने कुछ शेयर उठा के मिस्टर वाई को दे दिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मिस्टर वाई अब नए शेयर होल्डर बन गए। इसका मतलब है पार्टनरशिप वाला जो चक्कर था ना कि एक नया बंदा आएगा तो सबको दोबारा से बैठ के सोचना पड़ेगा, कोई छोड़ के जाएगा तो दोबारा से हिसाब किताब होगा, अब क्या था कितना था। कंपनियों में ऐसा है ही नहीं, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये डब्बे के अंदर जो कंपनी के पैसे हैं या जो कंपनी को चला रहे हैं, उनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ओनर्स में नाम किस किस का है। तो इसका मतलब है कंपनी में 2 चीज़ें सेग्रीगेट हो जाती हैं, कंपनी के ओनर्स जो ज़्यादातर घर बैठे हुए होते हैं, और कंपनी की इंतज़ामिया जो सामने शो रन कर रही होती है। इंतज़ामिया शो रन करती है, उसके तनख्वाहें लेती है, और जो फिर उसके बाद प्रॉफिट बचता है वो कंपनी के मेंबर्स में डिवाइड हो जाता है या इस डब्बे के अंदर आ जाता है, जिस डब्बे को मैं सिंबॉलिकली कंपनी कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है पार्टनरशिप में जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी थी कि इस पार्टनर को पकड़ लो, नहीं तो इसको पकड़ लो, नहीं तो इसको पकड़ लो। कंपनी में वो मजाक नहीं है, ये अलग लोग हैं, इनका कंपनी से ताल्लुक नहीं है। कंपनी ने गड़बड़ किया, आप इंतजामिया को पकड़ेंगे, आप ओनर्स को नहीं पकड़ेंगे।
आपके घर पीटीसीएल के सिग्नल सही नहीं आ रहे, आपको पता लगा आपके मोहल्ले में एक बंदे ने पीटीसीएल के शेयर्स खरीदे हुए हैं, आप उसके घर जाके उससे लड़ेंगे नहीं कि तुम्हारी पीटीसीएल ने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि पीटीसीएल का वो ओनर अलग है और इंतजामिया। तो अगर गौर से देखें तो यहाँ दो बिजनेस हो रहे हैं। एक बिजनेस वो है जो इस डब्बे में मौजूद रकम से ये लोग करके कमा रहे हैं, एक बिजनेस वो है जो ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने पैसा लगाया और इनका पैसा ग्रो कर रहा है। इन्होंने पैसा लगा के एक कमोडिटी खरीदी है शेयर्स नाम की, अब ये शेयर्स को बेच के या शेयर्स की मद में एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो इसका मतलब एक गेम यहाँ चल रही होगी, ओनर्स एक दूसरे से शेयर्स खरीद रहे होंगे और शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होने पे प्रॉफिट आ रहा होगा और डिविडेंड से फायदा हो रहा होगा। और एक गेम वो है जो कंपनी खेल रही है, तो कंपनी का बिजनेस अलग है और शेयर्स का बिजनेस अलग है। सम टाइम एक कंपनी लॉसेस में होती है लेकिन उसका शेयर्स का बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त चल रहा होता है, क्योंकि लोग धड़ाधड़ उसके शेयर खरीद रहे होते हैं। तो जो शेयर बेचने वाला है उसे पता होता है कि मुझे शेयर की अच्छी प्राइस मिल जाएगी, और ख़रीदने वाला इसलिए खरीद रहा होता है कि उसे पता होता है कि आजकल लोग इस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, 27 रुपये का खरीदेगा 30 का बेच देगा। कई दफ़ा तो एक दिन में इतनी फ्लक्चुएशन हो रही होती है। एक ज़माना था बीओपी का शेयर होता था 100 रुपये का, और एक दिन में वो 5% ऊपर नीचे हो जाती थी उसकी प्राइस। सुबह फ़र्ज करें अगर 100 रुपये का स्टार्ट हुआ है तो पूरे दिन की बाइंग एंड सेलिंग के बाद डे एंड पे 105 रुपये का हुआ होता था। तो जिसके पास 1 करोड़ रुपया होता था वो 1 करोड़ लगाता था और 100 रुपये के कितने शेयर खरीद लेता होगा? खुदा का खौफ करें, ऐसे ना करें। 1 करोड़ रुपये और 100 रुपये का एक शेयर है, 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़ होता है ना। ये विदेशी गिनती पढ़ते पढ़ते अपनी पाकिस्तानी गिनती मत भूल जाएं। कागज़ पे आप मिलियन बिलियंस का हिसाब सही कर लेते हैं, लेकिन आप जब फर्म में जाएंगे तो वहाँ वो कहेंगे जी 57 करोड़ की एंट्री पा दो। तो थोड़ा सा अपनी इस देसी ज़बान से दूर नहीं होना। दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी दुनिया की ये वाली गिनती गिनती है। अपने देसी होने पे शर्मिंदा नहीं होना। दुनिया की 1/4 आबादी, 1/4 से ज़्यादा आबादी, बल्कि 1/3 आबादी को हमारी ज़बान आती है। यस, दुनिया की 1/3 आबादी को हमारी ज़बान आती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम 3-4 मुल्क ही उसी में कवर हो जाते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। इंडिया इस वक्त 25% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और पाकिस्तान भी अगर हिसाब किताब सही हो तो अच्छे खासी पॉपुलेशन के साथ है, लेकिन मुनासिब हिसाब किताब के साथ भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया ये, और फिर प्लस यहाँ से माइग्रेटेड जो दूसरी जगह पे गए हुए हैं, ये 1/3 ऑफ दुनिया की पॉपुलेशन है। तो 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, 100 रुपये का एक शेयर था, तो 1 लाख शेयर्स खरीद लिए। शाम के वक्त शेयर 105 रुपये का हुआ था, बेच दिया। उन्होंने कहा तो OLX पे बेच दे। अब मुझे पिछली दफ़ा बड़ा मायूसी हुई थी, लेकिन मैं फिर पूछने की हिम्मत करूँगा कि अगर 1 लाख शेयर्स 105 रुपये के हिसाब से बेच दिए तो कितना आया हाथ में? 1 करोड़ 5 लाख। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1 करोड़ की। नफ़ा कितना हुआ? 5 लाख का। साल के बाद? 1 दिन में। अगर आप 1 करोड़ बैंक से लेते हैं तो 1 महीने में वो उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो चार्ज करेगा को 1.5 लाख का। तो यहाँ आपने 1 दिन में 1 करोड़ रुपया लगा के 5 लाख कमा लिया। तो वो अपने अंदर एक बड़ा मज़ेदार सा बिजनेस होता है कि लोग फिर महीनों सालों में नहीं कमाते, दिनों में कमाते हैं। एंड दैट हैज़ नथिंग टू डू विद कि असल में क्या हो रहा है। ये एक अलग दुनिया चल रही है, और वो अलग ही अपने शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे करके मार्केट में बेच रहे हैं। मार्केट वाले शेयर इसलिए खरीद रहे हैं, इसलिए शायद नहीं खरीद रहे कि कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसलिए खरीद रहे हैं कि शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज बूम पे जा रही है, जबकि हालात को बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, कंपनी का बिजनेस और कंपनी के शेयर्स का बिजनेस। ये बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज पे चल रहा होता है, जिसमें आम आदमी शेयर खरीदता है। बड़े कम लोग इसलिए शेयर खरीदते हैं कि वो कंपनी में हिस्सेदार बने और कंपनी के अंदर जाके अहम रोल प्ले करें। ज़्यादातर लोग हिस्सेदार इसलिए बनते हैं कि मज़े की चीज़ है, ख़रीदो तो कुछ अरसे बाद बढ़ भी जाती है। लेकिन शायद आपने 1 करोड़ के शेयर खरीदे और डे एंड पे वो हुआ था 95 रुपये का। आपने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन बेहतर हो जाएगा। अगले दिन हो गया था वो 91 रुपये का।
उस अगले दिन हो गया था 87 रुपए का, और आपने करोड़ पकड़ा है, जहाँ से भी पकड़ा है तो आपको उसकी कॉस्ट तो पड़ रही है। तो अगेन ये जितनी लुक्रेटिव है उतनी ही डिस्ट्रक्टिव भी है। तो ये अलग लोग हैं और ये अलग कंपनी है। इसका मतलब है इनके एसेट्स लायबिलिटीज़ अलग हैं, इसके एसेट्स लायबिलिटीज़ अलग हैं। इसके पास जो 50 लाख है इसके अपने ज़ाती एसेट्स हैं। तो इस कंपनी का एक नाम होगा, इसको नाम दे देते हैं बॉक्स कंपनी। तो ये एक बॉक्स कंपनी है, बॉक्स कंपनी के अपने एसेट्स हैं, बॉक्स कंपनी का अपना बिजनेस है, बॉक्स कंपनी अपना रेवेन्यू कमाती है, अपने टैक्स देती है, अपना सारा काम करती है। ये और कंपनी दो अलग अलग इंसान है। पार्टनरशिप में इस तरह से नहीं होता था। पार्टनर्स और पार्टनरशिप वन एंड द सेम थिंग होते थे, अगर आपने बी लॉ पढ़ा हुआ है। और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो बी लॉ में इस पार्टनरशिप का एक टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं कि जो लोग मिलकर पार्टनरशिप चला रहे हैं वही बिजनेस काउंट होते हैं और वही अकेले भी लायबल हैं और इकट्ठे भी लायबल हैं। लेकिन यहाँ इन लोगों की एक ज़ाती ज़िंदगी है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद कि कंपनी क्या कर रही है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अगर आईकेएफ ने आप में से किसी के साथ कुछ बुरा किया तो मुझे नहीं पकड़ लेंगे कि सर आप आईकेएफ के मेंबर हैं। हम मेंबर्स अलग दुनिया जी रहे हैं और जो हमारा इदारा है आईकेएफ एक अलग इंसान है, अलग वजूद है, उसके अपने नाम पे एसेट्स हैं, उसके अपने नाम पे बैंक अकाउंट है, वो अपने नाम से सारे काम कर रहा है। सेम गोज विद कंपनियाँ अपने नाम से चलती हैं, अपने सारे मामलात अलग से देखती हैं और लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं। मेंबर्स 500 हैं या 5 लाख हैं, कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी तो अपने शुरू वाले पैसे से और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। तो अगर इस बंदे ने 100 लोगों के शेयर बेच दिए या एक को बेचे, कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कंपनियों में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कंपनियों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो किताब का पहला पेज है, बेसिक समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ फीचर्स बताने की हमें कोशिश की है। वो 3 तरह के बिजनेसेस को आपस में कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं सोल ट्रेडर कौन है? एक ऐसा इंडिविजुअल है जो ओन करता है और रन करता है अपना ज़ाती बिजनेस। लॉ इस बिजनेस को सेपरेट पर्सन के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता। एक दुकानदार और उसकी दुकान एक ही चीज़ है। यानी अगर एक दुकान ने किसी का लॉस कर दिया तो वो आके दुकानदार को गिरबान से पकड़ेगा, तुमने मेरा नुकसान किया है। वो ये नहीं कहेगा मैंने नहीं किया, दुकान को पकड़ो। दुकान और दुकानदार एक ही चीज़ है, लेकिन कंपनी और कंपनी के मेंबर्स एक चीज़ नहीं है। कंपनी ने किसी का नुकसान किया है और आप उसके मेंबर को पकड़ें तो वो कहेगा भाई जाओ कंपनी को पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने थोड़ी नुकसान किया है। ये पर्सन पर्सनली लायबल है डेट्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस में नुकसान होगा ये जाती लायबल होगा, सारा नुकसान अदा करेगा। देन पार्टनरशिप, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु ओन एंड रन देयर ओन बिजनेस। मुख्तलिफ लोग जो मिलकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, इनको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ पर्सन। पार्टनरशिप अलग से कोई चीज़ नहीं है। पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम क्या कह देंगे? पार्टनरशिप। जैसे हमने कहा ना, कंपनी का अलग वजूद है, पार्टनरशिप का अलग वजूद नहीं है। ये पार्टनर्स पर्सनली लायबल हैं जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स। ये पर्सनली लायबल हैं बाकियों के साथ मिलके। अगर एक पार्टनरशिप ने किसी का 10 लाख का नुकसान कर दिया और पार्टनरशिप के एसेट्स 4 लाख के हैं, तो पहले तो वो 4 लाख के एसेट्स बिकेंगे, वो नुकसान पूरा करेंगे। अब 6 लाख बच गया। अब पार्टनर से कहेंगे भाई अपने अपने घर से पैसे ला के दो, तुम्हारी पार्टनरशिप थी जिसने नुकसान किया। लेकिन कंपनी में ये नहीं होगा। कंपनी में अगर कंपनी का शेयर कैपिटल 20 लाख है और कंपनी नुकसान कर देती है 25 लाख का, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक लायबल है? 20 लाख तक। ऊपर के 5 लाख के लिए कंपनी लायबल नहीं है। तो कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनियों के बारे में, कैपिटल ऑफ कंपनीज रिप्रेजेंटेड बाय, कंपनी के कैपिटल को शेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इसके ओनर्स हैं, जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं। आगे हम शेयर्स की कुछ और किस्में भी देखेंगे। एक प्रोसेस से क्रिएट होते हैं जो कंपनीज एक्ट ने क्रिएट किया है। इसका मतलब ये इनफॉर्मली क्रिएट नहीं हो जाता है कि बस बैठे हुए थे एक दिन कागज़ पे चंद लोगों ने लिखा और कंपनी बन गई। एक पूरा लॉ ने प्रोसेस बताया हुआ है कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इस अथॉरिटी के पास जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, ये करवाएंगे और उसके बाद आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे। कंपनी सेपरेट है अपने ओनर से। कंपनी एक लीगल पर्सन है। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। और रूल के लिए कई दफ़ा लीगल वर्ड इस्तेमाल होता है डॉक्ट्राइन, तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। तो जो लीगल पर्सनैलिटी है कंपनी की, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कंपनी एक अलग इंसान है जो बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है और कंपनी को उसके डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं।
तो सोल ट्रेडर अपनी दुकान खुद मैनेज करता है, पार्टनर्स इसको मैनेज करते हैं, लेकिन कंपनी को ओनर्स मैनेज नहीं करते, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, जो ओनर्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो इसी तरह से ये सेपरेट दोनों बिजनेस नहीं है, लेकिन ये कानून की नज़र में सेपरेट है। ये ओनर छोड़ के जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। इधर अगर कोई ओनर जाएगा तो उसकी जगह कोई नया आएगा, तो लोगों के आने जाने से पिछला अरेंजमेंट ख़त्म हो जाता है, नया अरेंजमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, एक फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक कंपनी जो 50 बंदों से शुरू हुई थी, आज शायद 1 लाख बंदे हो उसमें, और हो सकता है उनमें से वो 50 हो ही ना जिन्होंने कंपनी शुरू की थी। क्या ये बात समझ आ रही है? तो कंपनियों के 3 फीचर्स हैं जो किताब हमें बताना चाह रही है कि जिससे कंपनी और बाकी बिजनेसेस फ़र्क होते हैं। सबसे पहले सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। कंपनी एक अलग लीगल इंसान है कानून की नज़र में। जैसे मैं एक इंसान हूँ, मैं एसेट खरीद सकता हूँ, अपने नाम पे गाड़ी खरीद सकता हूँ, कंपनी अपने नाम पे गाड़ी खरीदेगी। कंपनी अपने मेंबर्स के नाम पे गाड़ी नहीं खरीदेगी, अपने नाम पे गाड़ी खरीदेगी, अपने नाम पे घर खरीदेगी। कंपनी के नाम पे बिजली का बिल होगा, कंपनी उसे पे करेगी। कंपनी किराए का एग्रीमेंट करेगी, किराए पे कोई जगह लेगी तो कंपनी के नाम पे एग्रीमेंट होगा। कंपनी इनकम कमाएगी, कंपनी अपनी इनकम पे टैक्स देगी। तो कंपनी इतना सेपरेट पर्सन है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सारे वो काम करता है जो हर वो बंदा कर सकता है। कंपनी ओन्स इट्स ओन एसेट्स। कंपनी अपने खुद एसेट्स ओन करती है और कंपनी पर्सनली लायबल है कि वो अपनी इनकम पे टैक्स देती है। तो ये जो मिस्टर ए थे जिसने 5 लाख शेयर्स या 50,000 शेयर्स खरीदे हुए थे 5 लाख के, मिस्टर ए की अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी है, उसमें ज़ाती उनकी इनकम है, उस पर वो ज़ाती टैक्स देते हैं। मिस्टर ए को डिविडेंड कंपनी से मिला तो वो मिस्टर ए की इनकम काउंट होगा और मिस्टर ए अपनी उस इनकम पे टैक्स देंगे, जबकि कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स पे अलग से टैक्स दिया होगा। तो कंपनी ने अपनी चीज़ों पे टैक्स देना है और इंसानों ने अपनी चीज़ों पे। तो कंपनी और कंपनी के लोग अलग अलग हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है। 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं जिससे कंपनी बाकियों से डिफ्रेंशिएट होती है। उसमें पहला है सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। क्लियर? दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी। Liability of owners of company for debts of company is limited to amount of their investment in the company। के अंदर आपकी लायबिलिटी कितनी है? लिमिटेड। ये जो 5 लोगों ने 20 लाख रुपया कंपनी में डाला था, इनका ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 लाख डूबेगा। अगर इस कंपनी ने किसी का 70 लाख का नुकसान कर दिया तो भी वो आएंगे और कंपनी से मांगेंगे, मेंबर से नहीं मांगेंगे। और कंपनी के पास कुल कायनात क्या होगी उसकी? वही 20 लाख। डब्बा खोलेंगे, उसमें से निकालेंगे, डब्बे को आग लगा देंगे, कंपनी ख़त्म। ये एक्चुअल में डब्बा नहीं है, सिंबॉलिकली मैं बता रहा हूँ कि यानी कि कंपनी नामी वर्चुअल इंसान जो नहीं दिखता, उसके पास जितना है वो उससे ज़्यादा के लिए लायबल नहीं है। हम घर जाके मेंबर्स को नहीं पकड़ेंगे, तो ओनर्स की लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा जितना पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया है बस वहाँ तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। और तीसरा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल कहते हैं लगातार को, परपेचुटी आपने सुना होगा जो अनलिमिटेड एन्विटी होती है, और सक्सेशन विरासत। तो कंपनियों की विरासत क्या होती है? परपेचुअल। यानी कंपनी के वारिस बदलते रहते हैं, कंपनी वहीं खड़ी हुई है और ओनर्स बदल रहे हैं। एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर्स इन अ कंपनी। कोई भी इंसान कंपनी के शेयर खरीद सकता है, इवन एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। शेयर होल्डर अपने शेयर्स कंपनी की ओनरशिप में किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट डज नॉट अफेक्ट द लीगल स्टेटस और लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अनअफेक्टेड बाय चेंज इन ओनरशिप। में किसी भी किस्म की चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी जिंदा रहती है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पेज है ये हमें कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कंपनी क्या है और कंपनी अपने ओनर से किस तरह से सेपरेट है। यहाँ पे अगर कोई सवाल है तो बताएं, कोई कन्फ्यूजन? क्या आपको समझ आ रहा है कि कंपनी एक अलग इंसान है, कंपनी के अपने मेंबर्स हैं, मेंबर्स की अपनी दुनिया है, कंपनी की अलग दुनिया है, कंपनी अपने नाम पे कर रही है, कंपनी की लायबिलिटी उतनी है जितना कंपनी के पास है और मेंबर्स पर्सनली बाद में कुछ नहीं पे करेंगे। तो कंपनियों में एक बहुत बड़ा एज होता है कि यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ पे तवज्जो देनी है वो ये है कि हमें समझ आए कि कंपनी बाकी तरह के बिजनेसेस से डिफरेंट किस तरह से है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो बताएं। पक्का? आगे चलें। असल में हर दिन ये हुआ करेगा कि हम पिछले दिन का एक रिकैप भी किया करेंगे, लेकिन आज हमारे पास रिकैप करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि कल तो हम लोगों ने जोश जगाया था, जज्बाती हो गए थे, आग लगाई थी। तो आज अब हम सिर्फ पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो
कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि बातें थोड़ी सी बोरिंग सी हैं, मैं स्टोरियाँ थोड़ी सी आपको ज़्यादा सुना दूँ। सी लॉ का ज़रा हिस्ट्री देखते हैं। लॉ बेसिकली जब आता है तो किसी वक्त लॉ क्रिएट हुआ होता है, उसके बाद आहिस्ता 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 उसमें चेंजेस आई होती हैं और हर नए ज़माने के हिसाब से वो अपडेट हुआ होता है। तो एक पुराना ज़माना था 1913, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ज़माना, जब वो हुकूमत कर रहे थे यहाँ पे। वो भी कंपनी थी, सेपरेट लीगल एंटिटी। वो हमारे मुल्क पे, हमारे इस खित्ते पे, जिसको बरे सगीर कहते थे, 1913 में उन्होंने एक लॉ दिया था, कंपनीज एक्ट। उस वक्त उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कंपनियाँ कैसे चलेंगी, चीज़ों को किस तरह से लेके चलेंगी। पाकिस्तान बनने के बाद भी हम बड़े अरसे तक उनको फॉलो करते रहे, लेकिन फिर उसके बाद एक टाइम पे कंसिडर किया गया कि अब पाकिस्तान में हमें लॉ रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो 1984 में ऑर्डिनेंस आया था, 1913 में एक्ट आया था, और यहाँ ऑर्डिनेंस। कुछ लोगों ने बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है, कुछ ने नहीं पढ़ा हुआ। ये एक्ट में और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क होता है? एक्ट जो पार्लियामेंट वाले पास करते हैं, जब पार्लियामेंट के लोग इकट्ठे होते हैं और मिल के कानून साजी करते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। तो ऑर्डिनेंस, मिस्टर प्रेसिडेंट जब एक कानून लेके आते हैं तो वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। तो 1984 में मुल्क के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जमहूरी हुकूमत वाला मामला नहीं था, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट ने एक कानून पास किया, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। उससे पीछे था कंपनीज एक्ट 1913। अब तो हम इसका नाम भी नहीं लेते, क्योंकि 1913 बोलेंगे तो लोगों को लगेगा अच्छा ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। हम इसे कहते हैं रिपील्ड कंपनीज एक्ट, मनसूख हुआ हुआ, ख़त्म हुआ हुआ कंपनीज एक्ट। तो इसका साथ ईयर भी अक्सर नहीं लिखते, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। 1984 बहुत फाइन पीस ऑफ लॉ था और बड़े अरसे बाद लॉ में चेंज आई थी। बड़े अरसे मुल्क में चलता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़माना तेज़ हुआ, कंप्यूटर्स आ गए, ईमेल्स आ गई, टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई, विंडोज़ का ज़माना आ गया, इंटरनेट बड़ा अच्छा हो गया, ऐप्स वगैरह आ गई, और हम चल रहे थे अभी भी वही पुराने ज़माने की बातों में कि ख़त भेज के लोगों को नोटिस भेजना है, तो कंपनी को ये वाला काम ऐसे करना है। ना टेक्नोलॉजी की बातें थी, ना जदीद ज़माने की बातें थी। कंपनियां हो गई थी ऐसी ज़बरदस्त आईटी वाली, और फॉलो कर रही थी उस ज़माने का कानून, जब कंप्यूटर भी किसी को नहीं पता होता था। तो इस चीज़ को रियलाइज़ किया एक गवर्नमेंट ने, और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। गवर्नमेंट ने एक टाइम पे एक बंदे को डेलीगेट किया कि तुमने ये काम करना है। सियासी तौर पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन कंपनी लॉ बहुत एहसानमंद है उसका, इसहाक डार वॉज गिवन द टास्क कि भाई तुमने अब पाकिस्तान में कंपनी लॉ पे कुछ करना है। और उसने भी दो चीज़ों के ऊपर कमर कस ली थी। एक, पाकिस्तान में टैक्स पेयर बढ़ाने के लिए, जायज़ नाजायज़ जैसे मर्जी तरीके से बस टैक्स पेयर बढ़ाने हैं। दूसरा, कंपनी लॉ को लेके वो बड़ा सीरियस हो गया और बड़ी तेज़ी से कंपनी लॉ पे काम हुआ। पाकिस्तान में एक अथॉरिटी जिसका नाम है SECP, उसने उस अथॉरिटी को साथ में लाया और उसको कहा भाई कंपनी लॉ बनाने में तुम हमारी मदद करो। तुम कंपनियों को जानते हो, तुम्हें पता है कि कंपनियों के क्या मसले हैं, हम इस लॉ को जदीद कर रहे हैं, तो तुमने ये लॉ बना के देना है। तो तकरीबन 2-2.5 साल की एफर्ट के बाद एक खूबसूरत सा लॉ बन गया जो कि कंपनीज एक्ट के तौर पे आना था। फिर उसने उसको पार्लियामेंट के सामने रखवाया लॉ को। पार्लियामेंट उन दिनों जो है वो बहुत ज़्यादा मस्तियों में होती थी, धरने चल रहे थे, लोग एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ़ थे। हर किसी को ये था कि बस हुकूमत अगली हमारी बन जाए। मुल्क में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद थी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो कोशिश कर रही थी कुछ पावरफुल लोगों के साथ मिल के कि इनकी हुकूमत गिरा दें और उनकी हुकूमत आ जाए। तो अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही थी। पार्लियामेंट का मेन काम, आप लोग बिलों में पढ़ेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा, कानून साजी है। ये लोग इकट्ठे होते हैं असेंबलियों में और कानून अप्रूव करते हैं। जैसी IKP की नई स्कीम इस वक्त उनके पास गई हुई और पता नहीं है वो कब जाके उसको ध्यान से देखेंगे। तो इसी तरह से उसने बड़ी कोशिश की कि ये पार्लियामेंट वाले सीरियस हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, लेकिन पार्लियामेंट वालों में एक जमात अपनी सीटें बचा रही थी और एक जमात उनकी टांग खींच रही थी। ये बात है सन 2016 की, जब पाकिस्तान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला धरना रजिस्टर हो चुका था कि दुनिया का सबसे बड़ा धरना जो है वो इस्लामाबाद में दिया जा चुका था। और मकसद ये था कि जी इस हुकूमत को साइड पे करें और एक नई हुकूमत आए जो कि शफाफ तरीके से आए। एंड शफाफ वॉज डिफाइंड एज कि जो कुछ पावरफुल लोगों की मदद से आए। तो हमेशा जो भी अपोजिशन में होता है वो
पावरफुल लोगों का साथ लेता है और फिर हुकूमत में आ जाता है। जब वो हुकूमत में आता है तो उसके बाद अपोजिशन वाले जो होते हैं, जो पहले दुश्मन रहे होते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं तो काफ़ी अरसे से यही देख रहा हूँ, और मेरे जो बड़े थे वो तो कई दिहाइयों से ये देखते आ रहे हैं। तो हो सकता है आपको सुन के बुरा लगे, लेकिन इस टाइम पे किसी भी पॉलिटिकल किस्म की बात नहीं हो रही। इसहाक डार वॉज द पर्सन जो कि कंपनी लॉ को लेके वाकई सीरियस था। मैं बाय डिफ़ॉल्ट पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद करता इसहाक डार को। पता लगे आप लोग जो है ना कल को मेरे आने से पहले बोर्ड जला चुके हों, टीवी को आग लगा चुके हों कि सर ने इसहाक डार को अच्छा आदमी कह दिया। इसहाक डार ने कंपनी लॉ पे अच्छा काम किया, तो गिव द डेविल हिज ड्यू वाली बात है कि अगर कहीं अच्छा काम हुआ है तो उसका रिकॉर्ड करना चाहिए। 2016 आ गया, लेकिन पार्लियामेंट वाले इकट्ठे नहीं हुए और वो इस पे एग्री नहीं हुए कि हम कानून पास करें। कई दफ़ा उनके सामने रखा, उन्होंने कहा इसकी बारी बहुत बाद में आएगी, अभी हमने कुछ और मसलों पे। तो उस वक्त गवर्नमेंट की कोशिश ये थी कि अपोजिशन के लिए ऐसे कानून बनाए जिससे उनको पकड़ के जेलों में डाल दे। अपोजिशन की कोशिश थी कि वो किसी भी लॉ को पास ना होने दें, आएँ रोला डाल लें, वॉकआउट करें और खप मचाएँ। तो मुल्क में कोई मुल्क को चलाने के लिए पार्लियामेंट में सीरियस नहीं था। इसहाक डार ने सोचा कि ऐसा ना हो कि जो इस वक्त शोरिश चल रही है कल को मैं भी निकाल दिया जाऊँ, तो जाने से पहले मुझे तारीख में अमर होने की ज़रूरत है। उसने सोचा अब कानून लेके आना है, और एक्ट पार्लियामेंट से आता है। फिर उसे याद आया कि एक ऑर्डिनेंस भी होता है, उसमें सिर्फ एक इंसान को राज़ी करना होता है, प्रेसिडेंट। वो उसी की जमात का था और वेला बैठा हुआ था। तो उसके पास गया, उसने कहा भाईजान ये ऑर्डिनेंस है। उसने कहा पढ़ा है तुमने? ने कहा जी मैंने पढ़ा है, आप बस साइन कर दें। तो 2016 में ऑर्डिनेंस आ गया। ऑर्डिनेंस नॉर्मली तब आता है जब हुकूमत नहीं होती, जब मुल्क में हुकूमत नहीं चल रही होती, मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ होता है, या मुल्क में एक हुकूमत जाके दूसरी आई नहीं होती है, बोरी हुकूमत होती है, तो ऑर्डिनेंस नॉर्मली तब आता है। लेकिन चलती हुई हुकूमत में नॉर्मली ऑर्डिनेंस नहीं आता। तो एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन क्रिएट हुई कि चूँकि कोई सीरियस नहीं था तो वो ऑर्डिनेंस ले आया। अब ऑर्डिनेंस लेने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूव करना होता है, और अगर इसको एज इट इज़ अप्रूव कर देंगे तो ये ऑर्डिनेंस के तौर पे ज़िंदा रहेगा, और अगर इसमें चेंजेस सजेस्ट कर दी तो ये एक्ट बन जाएगा। तो इधर ऑर्डिनेंस आया, उधर सारे पार्लियामेंट वाले सर पकड़ के बैठ गए, अपनी जमात वाले भी और अपोजिट जमात वाले भी, कि ये क्या किया है। ऐसे कि जी कानून लाना था, ज़रूरी था, ले आया, अपनी ही जमात से भी बगावत कर दी। तो उस टाइम पे ये हुआ कि नहीं, अब इसको एक्ट की शक्ल देनी ज़रूरी है। इसने कहा ठीक है जी, मैं ऑर्डिनेंस लाना था, ले आया हूँ, 120 दिन है आपके पास, सर जोड़ के बैठे, इससे बेहतर लॉ ले आए। नहीं ला सकते तो इसको ऐसे ही अप्रूव करना पड़ेगा, और ऐसे ही अप्रूव कर दिया तो बदनामी रहेगी हमेशा। फलाना दौरे हुकूमत में हुकूमत के होते हुए, पार्लियामेंटेरियंस के होते हुए सदर को क्यों साइन करने पड़ गए, एक लॉ पे ही शर्मिंदगी की बात है। तो उसने ऐसी ट्रिक खेली कि अब उनको ना वो बदनामी बचाने के लिए उसके ऊपर बैठना पड़ा। जब बैठे तो देखा तो वो बहुत ज़्यादा काम था। एक मीटिंग इस वजह से एडजर्न हो गई कि ये इतना बड़ा लॉ है, इसे तो पढ़ने के लिए 2 साल चाहिए। तो बहरहाल उसने कहा भाई अब ये लॉ है, मुझे इससे बेहतर लॉ ला के दे दो, इसमें चेंजेस करके और उसको एक्ट के तौर पर अप्रूव कर लो। उस टाइम पे बड़ा भयानक पाकिस्तान के साथ मामला हुआ। जिन्होंने अप्रूव करना था उन्होंने SCCP से रब्ता किया, और SCCP से कहा कि भाई वो आपने जो लॉ चेंज किया है तो इसका कोई एक डॉक्यूमेंट भी बनाया होगा। 1984 में कौन कौन से सेक्शन होते थे, जब 2016 में कौन कौन से सेक्शन है, सेक्शन नंबर भी बदले थे, सेक्शन के अंदर का कॉन्टेक्स्ट भी बदला था। इसने कहा हमें वो डाटा दे दें। वो एक एक्सेल की फाइल थी जिसमें वो 500 साढ़े 500 रोज़ थी, जिसमें हर सेक्शन पहले कैसा होता था, अब कैसा होता है। इन्होंने क्या किया, चूँकि अब इन्होंने साबित करना था कि हम एक नया डिफरेंट लॉ लेके आ रहे हैं, उसमें से कुछ आइटम यहाँ से पकड़ के यहाँ और यहाँ से पकड़ के यहाँ कर दिया। ये जो पुराना था जिसने बदलना था, और बदला हुआ 2016 था, तो इन्होंने 2016 को बदल के दोबारा उसकी वही शक्ल कर दी जो 1984 की थी। तो बहुत सारे सेक्शंस के साथ इस तरह से किया कि उसको रिवर्स कर दिया, और अब कुछ पुराने सेक्शन और कुछ रिवाइज सेक्शन को आपस में जोड़ा और कहा ये हम ले आए हैं नया वाला लॉ, जो दिखने में वाकई ही 2016 वाले ऑर्डिनेंस से काफ़ी फ़र्क था। अब चूंकि वो एक फ़र्क आ गया तो पार्लियामेंट उस पर बैठी और बगैर समझे देखे कि उसमें क्या इनकन्सिस्टेंसीज से साइन कर दिया। तो अब जगह जगह कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि ये वाली चीज़ वुड बी स्पेसिफाइड इन अपकमिंग पैराग्राफ, और वो अपकमिंग पैराग्राफ ही नहीं है।
अक्सर जगह का ये वाली चीज़ वैसे ही होगी जैसे हमने फलाना जगह बताई है और फलाना जगह गायब हो गई है। कुछ इन्होंने जुल्म किया, कुछ एससीसीपी ने लॉ बनाते हुए जगह जगह अपने पास पावर दे दी और जगह जगह लिख दिया ये चीज़ वैसे होगी जैसे एससीसीपी बता देगा। तो 2016 में जो एक बड़ी मज़ेदार कोशिश हुई थी और बहुत फाइन पीस ऑफ लॉ आया था, उसके साथ कोई 25-30% चेंजेस के साथ रिवाइज वर्जन हमारे पास आया, जो कि उतना प्यारा नहीं है जो 2016 की कोशिश थी, और अब जो आया वो 2017 का एक्ट कहलाता है। तो आज हम जो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं वो 2017 है। तो इसको हम कहते हैं दिस एक्ट, ये वाला लॉ, और इनको कहते हैं ये प्रीवियस कंपनी लॉ है, ये एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ है। रिपील कंपनीज एक्ट 1913 बोलेंगे तो गुनाह होगा। ये 1935 में भी रिवाइज हुआ था, लेकिन हम रिपील कह के सारे गुनाह धो देते हैं। पुराना मनसूख शुदा फजूल सा लॉ, 1984 का ऑर्डिनेंस, 2016 का ऑर्डिनेंस और 2017 का एक्ट, ये चार को हम मिला के कंपनी लॉ बोलते हैं। ये मौजूदा कंपनी लॉ कहलाता है और ये एग्जिस्टिंग या प्रीवियस कंपनी लॉ कहलाते हैं। याद रहेगा? तो ऐसे में जब कंपनी लॉ स्टार्ट होता है तो सेक्शन 1 कंपनी को डिफाइन करता है कि कंपनी किसे कहते हैं। वो कहते हैं अ कंपनी इज समथिंग, अ कंपनी formed and registered under this act or the कंपनी उसे कहते हैं जो ये वाले एक्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं, और हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? 2017, ये एक्ट या किसी और कंपनी लॉ। अब जब इसने ये एक्ट को अलग कर दिया तो अब उस कंपनी लॉ में बाकी कौन कौन से होंगे? वो 3। कंपनी लॉ की डेफिनेशन भी हमारी किताब ने दे दी। ये 2 ऐसी डेफिनेशन है जो बिला वजह उन्होंने दी है, चूंकि एक इंट्रोडक्शन तो देना है, असूलन पेपर में पूछी जाने वाली नहीं है कि कंपनी किसे कहते हैं जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। अच्छा, कंपनी लॉ किसे कहेंगे? रिपील कंपनीज एक्ट को, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 को, एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज, अनलेस के जुमला कुछ और कहना चाह रहा हो, हम कंपनी लॉ में चारों को काउंट करेंगे, 3 को तो काउंट करना ही करना है। कौन से 3? रिपील कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। सांस लिया और कहा एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज, और हम इसको भी शामिल करेंगे अनलेस के जुमला कुछ और कहना चाह रहा हो। ऊपर देखिए, ऊपर क्या कहा था? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। तो जुमला कहना चाह रहा है कि ये एक्ट अलग है और बकाया कंपनी लॉ अलग है। तो ऊपर वाले जुमले में कंपनी लॉ में 3 काउंट होंगे, लेकिन अगर जो ऊपर जुमला लिखा होता कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, फिर 4 होते हैं। तो ये 2 बेजरूर सी डेफिनेशन है जहाँ से हमारी वर्किंग शुरू होती है। कंपनी किसे कहते हैं? अ थिंग जो कि फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है या कंपनी लॉ है, और कंपनी लॉ क्या है? रिपील्ड एक्ट, ऑर्डिनेंस, वो वाला ऑर्डिनेंस, एंड ये वाला भी अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। क्या ये दोनों डेफिनेशन समझ आ रही हैं? जो कंपनी लॉ जब स्टार्ट होता है तो हमें बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़नी होती हैं, जिससे चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग हो जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ पहले दिन का मसला है। उसके बाद अगले दिन से चीज़ें दोबारा से एक्साइटिंग हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने ज़रा एक लंबी सी कहानी आपको बताई। ये कहानी इसलिए भी बताई कि जगह जगह लॉ में लिखा हुआ आएगा एज मी बी स्पेसिफाइड, तो आप कहेंगे सर अच्छा ये क्या है? तो मैं कहूँगा भाई ये वो है जो गया, जो अब जिंदा ही नहीं है। कंपनी लॉ, कंपनी हमें समझ आ गया। अब लॉ से एक स्टेप आगे बढ़ा और लॉ ने सोचा कि हम एक ऐसी डेफिनेशन दें जिसमें सारी कंपनियों का जिक्र हो। कंपनी की क्या डेफिनेशन है भला? अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। इसका मतलब है कंपनी उसे कहेंगे जो किसी ना किसी मौजूदा या गुज़िश्ता कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। तो अगर कल को FBR कह देता है पाकिस्तान की कंपनियां टैक्स दें, तो बैंकिंग कंपनी तो सुकून से बैठी हुई होगी। क्यों भला? क्योंकि कंपनी तो उसे कहते हैं जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ हो। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी भी सुकून से बैठी हुई होगी, मुदारबा कंपनी भी सुकून से बैठी होगी, दूसरे मुल्क की कंपनियां जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वो तो कंपनी लॉ में रजिस्टर ही नहीं हुई, वो भी सुकून से बैठे हुए होंगे। तो लॉ को समझ आई कि हमें एक बड़ा वर्ड भी डिफाइन करना है। कंपनी सिर्फ उसे कहेंगे जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है, और अगर आपने बोलना है
एक ऐसी चीज़ जो किसी भी लॉ में रजिस्टर हुई हो, एक ऐसी कंपनी जो भले पाकिस्तान की हो भले बाहर की हो, जो किसी भी लॉ में रजिस्टर हो गई हो, तो आप बोलेंगे कॉरपोरेशन। कंपनी छोटा वर्ड है, कॉरपोरेशन बड़ा वर्ड है। कॉरपोरेशन का दूसरा लफ्ज़ है बॉडी कॉरपोरेट। तो बॉडी कॉरपोरेट में 3 तरह की चीज़ें शामिल हैं। जब लॉ ने बोलना होगा ना, यानी अब लॉ बोलेगा, अगर हम कंपनीज एक्ट के अंदर एक ऐसा सेक्शन देखेंगे जो चाहता है कि सारी कंपनियों को मुखातिब करे, तो वो बोलेगा बॉडी कॉरपोरेट्स ऐसा करेंगी, उसमें वो सारी आ जाएंगी। और अगर लिखा होगा कंपनी ऐसा करेगी, तो फिर कौन करेगा? सिर्फ कंपनी लॉ वाली। तो बॉडी कॉरपोरेट बड़ा वर्ड है, या कॉरपोरेशन, इसमें कौन होता है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। इस जुमले का मतलब क्या होता है? ये जो कंपनी लॉ वाली कंपनी है वो अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मुल्क से बाहर रजिस्टर हुई कंपनी, या बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट, किसी भी और रेलेवेंट कानून ने जिसको बॉडी कॉर्पोरेट कहा, हम भी उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। तो बैंकिंग कंपनी का 1962 का जब लॉ देखें तो वो कहता है बैंकिंग कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 देखते हैं तो वो कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। मुदारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981 देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि मुदारबा एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो अगर पाकिस्तान के किसी और लॉ ने अपने रेलेवेंट जो स्ट्रक्चर जिसको वो डिफाइन कर रहे हैं कह दिया कि ये कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर कंपनी लॉ भी उसे बॉडी कॉर्पोरेट मान लेगा। तो कंपनी का मतलब है कंपनी लॉ वाली कंपनी, और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है किसी भी किस्म की कंपनी। क्या बात समझ आ रही है? 3 चीजें शामिल क्या करनी है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, या बॉडी कॉर्पोरेट जिसको बॉडी कॉर्पोरेट कहा है उसके रेलेवेंट लॉ ने। ये 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। माइनस क्या करना है? 2 चीज़ें माइनस करनी है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ होती हैं, इमदाद बाहमी वाले जो इदारे होते हैं, इसमें क्या होता है? बहुत सारे लोग मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। ये भी कंपनियों की तरह से नज़र आते हैं। आपने अगर देखा होगा, अगर आपका इलाका किसी ऐसी जगह है जहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी है, तो वो क्या करते हैं? सारे लोगों से पैसे लेते हैं, इलेक्शन कराते हैं, उनका एक सदर नामजद होता है, वो सारे मामलात को देखता है, उनके उसी तरह से अकाउंट्स बनते हैं। तकरीबन दिखने में वो कंपनी जैसे होते हैं, लेकिन कंपनी लॉ का खबरदार उनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो रजिस्टर हो रही है किसी भी ऐसे लॉ से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों का है, तो अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इमदाद बाहमी का इदारा किसी लॉ में रजिस्टर हुआ है तो उसको हमने बॉडी कॉर्पोरेट काउंट नहीं करना। अब ये क्रैमिंग वाली डेफिनेशन है जिसमें समझ थोड़ी सी चाहिए और रट्टा ज़रा ज़्यादा चाहिए। तो आज का दिन हमारा थोड़ा सा इस तरह की ज़रा खुश्क चीज़ों के नाम है, क्योंकि एक दफ़ा तो हमने पहले तो स्टार्ट में तो देखना ही है ना कि मुख्तलिफ तरह के क्या नाम है। कंपनी में समझ आइए, कंपनी लॉ समझ आया है। बॉडी कॉर्पोरेट में 3 चीज़ें शामिल हैं, समझ आई हैं? कौन सी 3? कंपनी लॉ वाली कंपनी, मुल्क से बाहर की कंपनी, किसी और लॉ ने, अगर पाकिस्तान के किसी और लॉ ने कह दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो 2 चीज़ें माइनस होनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जिसको रेलेवेंट मिनिस्टर कहते हैं कि खबरदार इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। तो कल को फ़र्ज़ करें उस ज़माने में अगर इसाक डार ही एक नोटिफिकेशन जारी कर देता और वो कह देता कि जी फलाना तरह की इंश्योरेंस कंपनियों को खबरदार जो किसी ने बॉडी कॉर्पोरेट कहा, तो अगर गवर्नमेंट का मिनिस्टर नोटिफाई कर दे कि हमने इस तरह के इदारे को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो हमने नहीं कहना, हमारी मजाल, चाहे बनता भी हो हमने नहीं कहना, क्योंकि जिन्होंने लॉ बनाया है वही कह रहे हैं। तो इसाक डार भाई ने उस टाइम पे क्या किया था, अपनी भी बहुत सारी पावर्स रखी थी। रेलेवेंट मिनिस्टर, कंपनी लॉ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है और वो मिनिस्टर फाइनेंस था। एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग, कोई भी और सेटअप जिसको कंपनी हम नहीं कह रहे, जो कंपनी की डेफिनेशन सेट की है, जिसको कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस, जिसको रेलेवेंट मिनिस्टर कह दे भाई तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। तो हमने एक डेफिनेशन देखी आई कैप। इस चैप्टर में अगर थोड़ा सा कोई सवाल पूछना चाहे और वो दिल करे कि मैं बच्चों को तंग भी करूं, तो वो ये डेफिनेशन पूछ लेता है। बड़ी मशहूर डेफिनेशन है, इस चैप्टर के चंद अहम पूछे जाने वाले पॉइंट्स में से 3 चीज़ें ऐड होंगी, 2 चीज़ें ऐड नहीं होंगी। जो ऐड होंगी वो सारी तरह की कंपनियाँ, कंपनी लॉ वाली, मुल्क से बाहर की कंपनियाँ और किसी और लॉ की कंपनियाँ, और 2 काउंट क्या नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी लॉ में रजिस्टर हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और वो जिसको रेलेवेंट मिनिस्टर ने कह दिया कि खबरदार तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा।
तो ये टोटल वो चीज़ें हैं जिन्होंने ऐड होना है और लेस होना है। क्या डेफिनेशन हमें समझ आ रही है? तो यहाँ से हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कंपनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है और चीज़ें किस तरह से चलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनियों की डिफरेंट काइंड्स देखने की कोशिश करते हैं। जब हमें बॉडी कॉर्पोरेट समझ आता है तो लॉ अचानक से सोचता है कि हमें फॉरेन कंपनी भी समझा दे। अब ये फॉरेन कंपनी क्या चीज़ है? वो जब भी हमने थोड़े पहले कहा था, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। तो दुनिया की सारी कंपनियां जो दूसरे मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई हैं वो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान कहलाएगी। अब लॉ ने सोचा कि वो ऐसा वर्ड डिफाइन करे कि बाहर की वो कंपनी जो पाकिस्तान में डील करती है हम उसको क्या कहें। बॉडी कॉर्पोरेट तो कुछ तो दुनिया में कंपनी अगर रजिस्टर हुई हुई है तो वो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान है। यूगोस्लाविया में भी एक है, वियतनाम में एक रजिस्टर हुई हुई है, एक ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर हुई हुई है। ये सब के सब बॉडी कॉर्पोरेट हैं। अब लॉ को महसूस हुआ कि हमें उन कंपनियों का जिक्र करना चाहिए जो हैं तो बाहर लेकिन पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह से बिजनेस कर रहे हैं। तो लॉ ने फिर वर्ड इस्तेमाल किए फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं? कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो मुल्क से बाहर रजिस्टर हुई हो, जो हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइजॉन ऑफिस इन पाकिस्तान। या तो पाकिस्तान में उनका कोई अपना प्लेस ऑफ बिजनेस हो या कोई कोऑर्डिनेशन लाइजॉन ऑफिस हो जिससे वो पाकिस्तान के लोगों से कम्युनिकेट करते हो। वेदर बाय इटसेल्फ, चाहे खुद मौजूद हो और थ्रू एजेंट, फिजिकली हो या तो अगर पाकिस्तानी अमेज़ॉन से चीज़ें पाकिस्तान मंगवा रहे हैं तो फिर अमेज़ॉन फॉरेन कंपनी बन जाएगा। अगर सैमसंग वाले पाकिस्तान में अपने किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लोगों को आके टच कर रहे हैं तो फिर हम सैमसंग को सादा इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान नहीं कहेंगे, फॉरेन कंपनी कहेंगे। लेकिन वो जो ऑस्ट्रेलिया में कंपनी बैठी थी जिसका पाकिस्तान से दूर दूर तो कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हम सिर्फ इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान कहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे लेकिन फॉरेन कंपनी। इसका मतलब फॉरेन कंपनी वो वाली आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जो पाकिस्तान में या प्लेस ऑफ बिजनेस रखे अपना या कोई कोऑर्डिनेशन ऑफिस रखे, खुद काम करे या एजेंट के थ्रू काम करे, फिजिकली काम करे या ऑनलाइन काम करे। आसान मतलब जो कंपनी किसी भी तरीके से पाकिस्तान में काम कर रही है और है बाहर की तो उसको क्या कहेंगे? फॉरेन कंपनी। या कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, या कोई और जो हम बता देंगे उस तरीके से, और वो नहीं बताया या जहां बताया वो सेक्शन खा गए। तो फॉरेन कंपनी वो वाली इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है जो पाकिस्तान में खुद मौजूद है या एजेंट मौजूद है, फिजिकली काम कर रहे हैं या ऑनलाइन है, मुल्क से बाहर रजिस्टर हुए हैं, और या तो इनका प्रॉपर प्लेस ऑफ बिजनेस है या बस एक कोऑर्डिनेशन ऑफिस है। जैसे ACC है, पाकिस्तान में इनकी जगह जगह ऑफिस हैं और उनके थ्रू डील करते हैं। कुछ और इंटरनेशनल कंपनियां जिनके पाकिस्तान में ऑफिशियल ऑफिस हैं। क्या हमें फॉरेन कंपनी समझ आई? जैसे एप्पल हो गया, उसकी हमारे यहाँ पे ब्रांच नहीं है तो फिर हमारे लिए फॉरेन कंपनी नहीं होगी। जी, अब एप्पल की अगर हमारे पास ब्रांच नहीं है तो क्या वो हमारे पास फॉरेन कंपनी नहीं है? हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारी निशानियाँ इन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा या तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो या कोई कम्युनिकेशन ऑफिस हो। फर्ज करें ये भी नहीं है, खुद कर रहे हो या एजेंट के थ्रू कर रहे हो। तो अगर एप्पल खुद आ जाए तो भी नहीं आए और उनका कोई ऑथराइज एजेंट आ जाए तो भी, फर्ज करें वो भी नहीं है, फिजिकली पाकिस्तान में डील कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो ऑफिशियली अपने मोबाइल भेज रहे हैं और पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं। ऐसा बड़ा कम हो रहा है कि जी बाहर से लोग आईफोन खरीदें और फिर पाकिस्तान में आके बेचें। एप्पल ऑफिशियली भी कुछ चीज़ें पाकिस्तान में भेज रहा है। इसका मतलब है कि वो फिर फॉरेन कंपनी बन जाएंगे। डन? ये डेफिनेशन समझ आई। अब इसमें एक डिफरेंट तरह की डेफिनेशन, कंपनियों की 3 बेसिक कैटेगरीज कौन सी हैं हम उन पे देखने की कोशिश करेंगे। आज का दिन थोड़ा सा बोरिंग सा, कल से ब्रेक ना कर लिया करें दरमियान में 10 मिनट की, आप थोड़े से होश में आ जाएं, मुंह पे छीटा मार लें। नहीं सर, जो मुसीबत है एक दफ़ा ख़त्म हो इकट्ठे। जी 23 तो दिन है टोटल, 23 तो थे, अब तो 22 रह गए, सिर्फ 22 रह गए। ये बड़ा मज़ेदार वाली फीलिंग है। आप हर दिन जब माइनस में काउंटर करेंगे ना,
कंपनियों की 3 बेसिक कैटेगरीज, जो लोग घबराए बैठे उन्हें बता दूं, बस ये आखिरी टॉपिक है आज का, ठीक है। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है आप अगर देखेंगे तो हमने चैप्टर 1 को अपने स्केड्यूल में थोड़ा स्लो चलाया है। इसमें ना बहुत सारी बातें हैं और शुरू में एकदम से ना इतनी सारी किस्में आ जाती हैं कंपनियों की, तो ये थोड़ा सा आवाज़ारी सी हो जाती है। तो इसलिए बस हम अभी एक ख़ास तरह की 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे कंपनियों की, और फिर आज लेक्चर ख़त्म कर देंगे, और फिर टाइप ऑफ कंपनीज़ का कल का लेक्चर जो है उसमें फिर हम बकाया कवर कर लेंगे। तो इसलिए चैप्टर 1 को थोड़ा सा स्लो चलाया है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आप लोग, वो क्या है, मौलफातुल कुलूब, मौलफातुल कुलूब, ये इस्लाम जब फैल रहा था ना तो उस वक्त ये टर्म आई थी। जो लोग नए नए मुसलमान होते थे ना उनको कहते थे मौलफातुल कुलूब, जिनके दिल जोड़े गए। वो क्यों होता था कि जैसे ही एक बंदा नया नया मुसलमान हुआ है तो आप पहले दिन उसे रोज़े रखने का नहीं कह देते थे, पहले दिन 5 नमाज़ें पढ़ने का नहीं कह देते थे। इस्लाम के रूल्स आहिस्ता 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 उन पर अप्लाई करके उसको वाजिब करार देते थे। क्योंकि अगर एक बंदा आए ताज़ा मुसलमान हो गया और पहले दिन आप उसको इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ बता दें तो परेशान होकर भाग जाएगा। तो इसको कहते हैं मौलफातुल कुलूब, जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया हो तो उनके ऊपर एकदम से सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सा करके आहिस्ता आहिस्ता उनको इस तरफ लेके आते हैं। तो आप लोग हैं मौलफातुल कुलूब जो अभी कमती लॉ में आए हैं, तो आपको आते साथ ही अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। आहिस्ता 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 आपके दिल जोड़े गए, आपको आहिस्ता 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 कमती लॉ मिले। तो कंपनियों की 3 किस्में, कंपनी की लाइबिलिटी के हिसाब से 3 मशहूर ज़माना किस्में हैं। लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। कुछ नए बच्चे ना राइटिंग देख के परेशान हो रहे हैं। असल में हमारा मेन फोकस है बोलने पे, समझाने पे। तो अगर लिख के जमा के प्यारी प्यारी राइटिंग लिखी जाए तो इसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। और दूसरा, जैसे जैसे आप इंटेलेक्चुअली ग्रो करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी राइटिंग ख़राब होती चली जाती है। तो हमारी फील्ड में आपको बस अकाउंटिंग के टीचर्स की लिखाई साफ नज़र आएगी, अदरवाइज़ जो है ना वो ज़्यादातर की ऐसी लिखाई है। और पहले मेरा ख्याल था मेरी बहुत बुरी लिखाई है, लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस के बाद जब और टीचर्स के मैंने लेक्चर्स देखे तो मुझे समझ आया कि मेरी इतनी बुरी लिखाई नहीं है। तो वो एक दफ़ा ना एक टीचर की वीडियो मेरे सामने आई, मैंने कहा यार इतना प्यारा मैं नहीं लिख सकूँगा, बोर्ड पूरा भरा हुआ, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ 2 रंगों से, और जनाब ऐसे शशके मशके। मैंने कहा यार ये इधर मैं नहीं मुकाबला कर सकता, ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया। अभी मैं मुतासिर हो ही रहा था, मैंने किसी को कहा, मैंने कहा यार ये टीचर की बड़ी कमाल लिखाई। कहता हूँ सर वो टीचर की नहीं है, टीचर के आने से पहले एक टीए आगे सारा का सारा लिखता है। तो उसने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। उसने कोई 2-3 लेक्चर आगे जाके तो वो टीचर उसके बाद बोर्ड पे साइड पे आके खुद भी लिख रहा था कुछ। वो मैंने लिखाई देखी, मुझे अपनी लिखाई पे प्यार आ गया। तो मैं भी जो है ना मतलब परेशान हो गया था कि शायद लोगों की लिखाई अच्छी है। तो इसका मतलब अजीम आदमी होने के लिए लिखाई अच्छी होना को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो जिन लोगों की लिखाई अच्छी नहीं है वो मोटिवेट हो जाएं कि मुझे अगर ICAP ने पास कर दी है तो इसका मतलब आप लोग भी पास हो जाएंगे। खैर बोर्ड पे लिखाई और होती है और कागज़ पे लिखाई और होती है। इस जुमले से मैं आपको ये तो कंफ्यूज कर दूंगा कि शायद मैं कागज़ पे अच्छा लिखता हूँ, लेकिन सच्ची बात है मैं कागज़ पे भी इतना ही बुरा लिखता हूँ। तो खैर ICAP के पेपर में जमा के लिखता था। मैंने एक पेन रखा हुआ होता था, उसी पेन में हर दफ़ा इंक भर के लेके जाता था, क्योंकि सिर्फ दुनिया का वाहिद पेन था जैसे मेरी लिखाई थोड़ी सी साफ़ आती थी। बॉल पॉइंट से तो मैं कभी भी नहीं अपनी लिखाई साफ़ कर सकता था। तो एक पेन होता था बारीक निब वाला, तो उससे मुझे बड़ी मोहब्बत थी कि ये पेन मेरे से इधर-उधर ना हो जाए, क्योंकि ये वाहिद पेन है जिससे लिखी हुई लिखाई मेरी किसी से पढ़ी भी जाती है। तो अब आजकल तो बड़ा ज़बरदस्त बॉल पॉइंट मौजूद है। मैं तो अपने ज़माने की बात करूं, पत्थर का ज़माना था, उस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा जदीद नहीं थी। तो जी नदी पार करके आना पड़ता था। हाँ, नदी पार करते, क्लास लेने के लिए नदी पार करके आना पड़ता था, एक लकड़ी की वो जो कश्ती के ऊपर बैठ के। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। कंपनियां बाय लायबिलिटी 3 कैटेगरीज की हैं। हमने भी थोड़े पहले क्या कहा था कि कंपनियों की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। कहाँ तक लिमिटेड होती है? जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। वो इसलिए बताया था कि आप लोग बिगिनर थे, नन्हे मुन्ने रही थे, नई नई बात समझनी थी।
लेकिन अब आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में समझ आ गया तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने वो बात पढ़ी थी ना, वो इस तरह की कंपनी की पढ़ी थी। कंपनियों की 3 किस्में, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर्स कौन सी कंपनियां होती हैं? वो कंपनियां होती हैं जिसमें हमने बात की थी कि जिसमें लोग आके शेयर्स के पैसे दे देते हैं। जब कंपनी शुरू होती है तो लोग उसके शेयर्स खरीदते हैं और वो पैसे कंपनी को दे देते हैं जो कंपनी के पास पड़े होते हैं। कंपनी उससे अपने एसेट्स वगैरह ले लेती है। तो जब कंपनी पे बुरा वक्त आता है तो कंपनी कहाँ तक लायबल होती है? वो शेयर कैपिटल तक। और जो मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसे दिए थे वो लायबल नहीं होते, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं। कंपनी की लायबिलिटी शेयर कैपिटल की हद तक और मेंबर की लायबिलिटी 0। लेकिन 1984 में एक और कॉन्सेप्ट हुआ करता था उससे पीछे, पार्टली पेड अप शेयर्स का। फर्ज करें एक बंदे ने 5 लाख के शेयर्स खरीदे लेकिन उसने 4 लाख दिए और 1 लाख का उधार कर लिया कि मैं बाद में दूंगा। अगर बीच में कंपनी बंद हो जाए, कंपनी पे बुरा वक्त आ जाए तो 4 लाख के लिए कंपनी लायबल होगी, 1 लाख के लिए वो लायबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक मैं मैप बनाने की कोशिश करूं कि क्या लायबिलिटी होगी, तो लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी की लायबिलिटी होगी शेयर कैपिटल तक और मेंबर की लायबिलिटी नहीं होगी, और अगर होगी तो पार्टली पेड अप कैपिटल तक होगी। समझ आ रही है? अब एक कंपनी का अगर 50 लाख शेयर कैपिटल है और वो डूब जाती है तो कंपनी से आके लोग 50 लाख वसूल करेंगे। अगर 60 लाख का नुकसान होता है तो भी 50 लाख ही वसूल करेंगे। लेकिन अगर कंपनी का 50 लाख का शेयर कैपिटल में 48 लाख कंपनी के पास है और 2 लाख कुछ मेंबर्स ने उधार किया हुआ है तो कंपनी लायबल होगी, यानी कि कंपनी लायबल होगी पेड अप शेयर कैपिटल तक। और जो पार्टली पेड कैपिटल था, जो अनपेड हिस्सा था, मेंबर वहां तक लायबल होगा। तो मेंबर अनपेड अमाउंट के लिए लायबल होगा और कंपनी 1984 से ऑनवर्ड रूल ये आ गया था कि अब कंपनी 100% तभी इशू करेगी शेयर जब उसके पास पूरे पैसे आ गए हों। तो आज के दौर में दिस इज़ वेरी सिंपल, कंपनियों का जितना शेयर कैपिटल होता है उतना कंपनियों की लायबिलिटी होती है और मेंबर्स की लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन चूंकि कंपनी में कोई पुरानी कंपनी भी हो सकती है तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का पार्टली पेड अप कैपिटल हुआ तो उसकी लायबिलिटी वहां तक होगी। लिमिटेड बाय शेयर समझ आ रहा है? समटाइम कुछ लोग कंपनी बनाते हुए कहते हैं कि यार ये क्या मजाक है कि शुरू में सारे पैसे उठा के कंपनी में डाल दो। ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें गारंटी दे दें, अगर कल को कंपनी पे बुरा वक्त आया मैं लाख रुपए देने के लिए पाबंद हूँ, बजाय इसके कि आज मैं लाख रुपए के शेयर्स खरीदूं और उसके बाद जब कभी बुरा वक्त आए तो कंपनी से वो लाख रुपए ले लिए जाए। मैं गारंटी दे दूं कि मैंने कंपनी से कंपनी के लाख रुपए देने हैं, कब? जब वो वाइंड अप हो जाए। तो दिस कैन हैपन कि आप जब कंपनी स्टार्ट हो तो आप ये कह रहे हैं कि जी मैं इसमें पैसे नहीं डाल रहा और अगर कंपनी पे बुरा वक्त आया तो मैं इतनी अमाउंट का लायबल हूँगा। अगर सारे लोग राजी हों तो फिर आप कंपनी इस तरह की नहीं बनाएंगे। ये कंपनी वो लोग बनाते हैं जो मिलजुल के काम नहीं कर रहे होते, अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज, पुराने ज़माने में गारंटी लिमिटेड कंपनी होती थी, हर ब्रोकर अपना अपना बिजनेस कर रहा होता था और ओवरऑल कंपनी का नाम था स्टॉक एक्सचेंज। जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि हफीज़ सेंटर में 100 दुकानें कंप्यूटर की, हर दुकान वाला सोल ट्रेडर है। अगर ये सारे चाहें कि हमारे ऊपर कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी की छत हो जाए तो किसी दिन इकट्ठे होकर आपस में तय करें कि हम एक कंपनी बन जाते हैं गारंटी लिमिटेड, और हर बंदा ये वादा कर लेता है कि अगर कंपनी पे बुरा टाइम आया तो मैं लाख रुपए देने का पाबंद होगा। तो वो उस कंपनी के मेंबर बन जाएंगे और उस कंपनी में वो पहले दिन कोई पैसे नहीं देंगे, लेकिन अगर उस कंपनी पे बुरा वक्त आया तो पैसे देंगे। तो उससे क्या होगा, वो 100 के 100 दुकानदारों के ऊपर जो छतरी आ जाएगी वो होगी लिमिटेड लायबिलिटी की, वो बच जाएंगे और उनको मसले नहीं होंगे। तो जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, फिटनेस क्लब्स होते हैं, मुख्तलिफ इस तरह के जो सेटअप्स होते हैं, ये ज़्यादातर बनते हैं गारंटी लिमिटेड कंपनी। गारंटी लिमिटेड कंपनी में ज़रूरी नहीं कि पैसे दिए जाएं या शेयर कैपिटल भी हो। तो फिर गारंटी लिमिटेड कंपनी में कौन कहाँ तक लायबल है? कंपनी लायबल होगी अपने एसेट्स तक। अगर इस पे बुरा वक्त आया तो कंपनी कहाँ तक लायबल होगी? अपने एसेट्स तक। और मेंबर कहाँ लायबल होंगे? वो जो अमाउंट उन्होंने गारंटी की दी थी वहां तक लायबल होंगे। ये बात समझ आ रही है? यहाँ एक सवाल अक्सर उठाया जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी में शेयर कैपिटल ही ना हो और फिर भी चलती रहे। भाई शुरू में पैसे डाले ही नहीं
तो ये कंपनी जिंदा कैसे है, ये कमा कैसे रही है? जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर नहीं डाले लोगों ने, तो स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलती थी? अपना बिजनेस। सारे लोग अपना बिजनेस करते थे और सर्विस चार्जेस देते थे स्टॉक एक्सचेंज को, सब्सक्रिप्शन देते थे स्टॉक एक्सचेंज को। जब स्टॉक एक्सचेंज में पहली दफ़ा मेंबर बनते थे तो एक बड़ी अमाउंट जमा कराते थे मेंबर बनने के लिए, वो शेयर्स नहीं कहलाते थे। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनका 0.0065% कमीशन स्टॉक एक्सचेंज को जा रहा होता है। तो सम टाइम कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका शेयर कैपिटल नहीं होता लेकिन स्टिल वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। एक बहुत ही रैंडम एग्जांपल होती है सिर्फ समझाने के लिए, हालांकि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आई कैप। क्या आई कैप का कोई शेयर कैपिटल है? तो आई कैप फिर भी कैसे गुजारा कर रहा है? मेंबर से पैसे लेके, आपसे पैसे लेके, हमसे पैसे लेके, एग्जामिनेशन के पैसे लेके, ट्रेनिंग कोर्सेज करवाते हैं उसके पैसे लेके, तो आई कैप ने अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाए हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इदारे को हमेशा चलने के लिए शेयर कैपिटल चाहिए हो, अगर उसके पास सब्सक्रिप्शंस आ रही हों तो भी वो चल जाता है। तो आई कैप को तो आप लोगों की सब्सक्रिप्शंस ही बहुत है, आप लोग सालाना बड़े जोशो खरोश से उनको सब्सक्रिप्शन देते हैं, फिर अपने पेपर देने की अच्छी खासी फीस जमा कराते हैं। खैर आप जो सब्सक्रिप्शन देते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हम लोगों से ली जाती है। चलो आपका तो कसूर है, आपने भी सीए नहीं किया, तो जिन्होंने कर लिया है उनका कसूर ये है कि उन्होंने सीए क्यों किया। तो हमसे को 25,000 के करीब ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन, आप लोगों से मेरे ख्याल में कोई 5,000 के करीब लेते हैं। तो हमसे क्यों लेते हैं? उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है। लाइसेंस किस चीज़ का दिया हुआ है? हम कॉलेज शुरू कर सकते हैं, हम फर्म शुरू कर सकते हैं। अगर हम फर्म शुरू करें उसके अलग से पैसे लेंगे, अगर हम कॉलेज शुरू करें उसके अलग से पैसे लेंगे। तो ये कॉलेज के सालाना 1.5 लाख ले लेते हैं। तो हम मेंबर से आई कैप, या ख़ासतौर पे मतलब मुझसे तो आई कैप साल के 5-1 लाख रुपए किसी ना किसी वजह से ले लेता है। तो मेरे जैसे पता नहीं कितने मेंबर से ज़रा ज़्यादा बड़ी अमाउंट, आप जैसे पता नहीं कितने स्टूडेंट से थोड़ी छोटी अमाउंट, लेकिन कलेक्टिवली उनके पास एक अच्छा पूल बन जाता है, वो अपना काम चला लेते हैं, उनको शेयर कैपिटल नहीं चाहिए। तो आपने ये नहीं सोचना कि लिमिटेड बाय गारंटी में अगर शेयर्स नहीं है तो वो चल कैसे रही है। ज़्यादातर वो जो स्पोर्ट्स क्लब हैं क्या होता है, माहाना सब्सक्रिप्शन होती है, उससे उनके वो रनिंग एक्सपेंसेस निकलते हैं और वो अपना एक रिजर्व बना रहे होते हैं। जैसे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं ये भी क्या करती हैं, हर महीने हर घर से 1,000 रुपया ले लिया, 500 रुपये ले लिया, 2,000 रुपये ले लिया और उसी से ही सारे खर्चे निकाले और उसी से ही अपने रिजर्व बिल्ड किए। तो गारंटी लिमिटेड कंपनी में कंपनी कहाँ तक लायबल होगी? एसेट्स तक, और मेंबर उस अमाउंट ऑफ गारंटी तक। हो सकता है कि इसमें कुछ लोग कहें भाई शेयर्स भी इंट्रोड्यूस करो, लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर्स भी ले आओ, तो फिर क्या होगा, फिर मेंबर अमाउंट ऑफ गारंटी तक भी लायबल होंगे और अगर उन्होंने कोई पार्टली पेड अप किया हुआ है उसके भी लायबल हो जाएंगे। ये दूसरी कैटेगरी समझ आई, लिमिटेड बाय गारंटी। हम देख रहे हैं कंपनियों को लायबिलिटी के हिसाब से कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 कैटेगरीज है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कंपनी बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट लॉ ने अलाउ किया हुआ है कि हमारे पास एक कैटेगरी अनलिमिटेड कंपनी की भी है। अगर आप चाहें तो आप अनलिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अनलिमिटेड कंपनी बनाए, कंपनी बनाने का फ़ायदा ही ख़त्म हो गया, तो लोग बनाएंगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर जहां उन्हें लगता है कि यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नुकसान करेगी, वो बाउंड कर देते हैं कि आपने अनलिमिटेड कंपनी बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्राइवेट कंपनी यूटिलिटी प्रोवाइड करने का बिजनेस शुरू करे, तो यूटिलिटी तो अगर घर की नीड है, तो सिर्फ लाहौर को जो बिजली सप्लाई कर रही हो अगर एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो सोचो उसका कितने 100 अरब का बिजनेस होगा। तो अगर वो गड़बड़ कर जाए तो कितने बड़े लेवल की होगी, तो उनका कितना कोई शेयर कैपिटल हो कि वो लायबल हो। तो सम टाइम लॉ ये डिफाइन करता है कि इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी अनलिमिटेड होनी चाहिए। जैसे मादनियात निकालने वाली ज़्यादा कंपनियां, सोना निकालने वाली, महंगी धातें निकालने वाली जितनी कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट उन्हें कहती है कि आपने लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर नहीं होना, अनलिमिटेड है, ताकि उन्हें खौफ हो कि सिर्फ कंपनी ही नहीं हम मेंबर से भी पैसे वसूल किए जा सकते हैं। तो अनलिमिटेड कंपनी में कंपनी अपने एसेट्स तक लायबल है, फिर कंपनी ख़त्म हो जाएगी, और मेंबर्स इन्फिनिट अमाउंट तक लायबल है, ज़ाती ज़िंदगी से निकाल के पैसे देंगे अगर लॉस हो गया तो।
ये बात समझ आई? कोई अपनी खुशी से ये कंपनी नहीं बनाता, ये लॉ ने मजबूर कर दिया है कि लॉ ने कुछ कैटेगरीज में कह दिया कि आपने अनलिमिटेड कंपनी बनानी है। तो हमारे पूरे लॉ में, पूरे पाकिस्तान के उसमें आपको मुश्किल से 3-4 एग्जांपल्स नज़र आती हैं अनलिमिटेड कंपनी की। 95% से ज़्यादा कंपनियाँ होती हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हम पूरे कंपनी लॉ में बाय डिफ़ॉल्ट अजम्पशन ले रहे होंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कभी मैंने गारंटी वाले के बारे में कुछ बोलना होगा तो मैं खास तौर पे बताऊंगा कि ये गारंटी लिमिटेड की बात हो रही है। अदरवाइज हम जितनी भी बातें कर रहे होंगे वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की होंगे। क्या बात समझ आ रही है? इसको एक दफ़ा इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, किताब क्या कहना चाहती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, liability of members is limited by memorandum to the extent of amount if any remaining unpaid on the shares respectively held by then। आपके पास लैंग्वेज शायद थोड़ी सी फ़र्क हो, शायद यही हो। liability of members लिमिटेड है बाय मेमोरेंडम, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी बनाते हुए करते हैं, सेम है। तो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। कहाँ तक लिमिटेड है? टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स पे। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है सिर्फ उस अमाउंट तक अगर हुई जो उन्होंने अनपे की हुई है। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होती है? लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। अगर कंपनी लिक्विडेशन, ये क्या होता है लिक्विडेशन? वाइंडिंग अप, बंद हो जाना कंपनी का। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो किस अमाउंट तक मेंबर ओनर्स लायबल होंगे? कंपनी में और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। अगर कंपनी है शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी शैल आल्सो इंक्लूड अमाउंट अनपेड ऑन। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल भी हुआ तो कंपनी की लाइबिलिटी कहाँ तक होगी? वो अमाउंट जो गारंटी की है प्लस वो अमाउंट जो अनपेड है। 2017 के ये एक्ट के बाद कंपनीज को कहा नहीं गया होगा कि अपने पार्टली खत्म कर दें? जी बिल्कुल, इन्होंने सही कहा कि 2017 के एक्ट के बाद तो इन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए था कि पार्टली पेड अप को ख़त्म कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ, 2017 का जब एक्ट आया उसने कहा कि वो जो पुराना पार्टली पेड अप कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट था हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। अब कोई पार्टली पेड अप कैपिटल इशू नहीं करेगा, यानी आज से ऑनवर्ड जब भी शेयर इशू होगा फुली पेड अप होगा, पहला। फिर उन्होंने कहा जो पुराने हैं अगर उन्होंने पार्टली पेड अप इस पर कैपिटल पकड़ा हुआ है तो जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी उनको उतना ही प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा, और आज से ऑनवर्ड उनको डिविडेंड पूरा मत दो, उतने % डिडक्ट करके दो जितना उन्होंने कंपनी को जमा नहीं कराए हुए। तो इस तरह की सज़ा दी थी, लेकिन इतना रेट्रोस्पेक्टिव हमला नहीं कर दिया था कि सारे लोगों से कहा भाई पैसे जमा कराओ। तो इस वक्त भी शायद कुछ ऐसे हों जो कि पार्टली पेड अप कैपिटल के साथ हों। असूलन इन्हें एब्सोल्युटली ख़त्म कर देना चाहिए अब ये मामला, लेकिन ज़ाहिर है कंपनियाँ तो 1913 के ज़माने से चली आ रही हैं, कई पुरानी कंपनियाँ, कई के तो ओनर्स भी इतने आराम से नहीं मिलते, तो इसलिए पार्टली पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट अभी भी मौजूद है। और अनलिमिटेड में क्या है? इट हैज़ ऑल एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल कंपनी सिवाय इसके कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, सब कुछ वैसे ही है जैसे बाकी हो रहा है, लेकिन मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनी जब बंद होगी तो पहले कंपनी के साथ से जाएंगे, फिर उसके बाद मेंबर्स। तो ये 3 तरह की कंपनियां हैं जो बाय लाइबिलिटी कंपनी लॉ ने डिफाइन की हैं। सर अगर गारंटी लिमिटेड में सरप्लस पड़ा हुआ है, अगर गारंटी लिमिटेड में सरप्लस पड़ा हुआ है तो फिर मेंबर से पैसे नहीं लेंगे, शेयर कैपिटल इंक्लूड नहीं है जी। अब अगेन आप पे क्या करेंगे वो? अब अगर शेयर कैपिटल वाली नहीं है, सादा वाली है, तो उसके एसेट्स हैं, एसेट्स बिकेंगे। अगर एसेट्स बिकने से सारे पैसे अदा हो गए तो फिर इनको नहीं बुलाएंगे, यानी पहले एसेट्स बिकेंगे, फिर जो गैप है उस गैप को इस अमाउंट से भरेंगे, और इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं मांग सकते वो जो गारंटी की अमाउंट है। पैसे अगर बच गए, अगर पैसे बच गए तो मेंबर्स में डिवाइड हो जाएंगे। उनके पास तो शेयर्स का है ही नहीं, तो हर मेंबर बराबर होगा। गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में सारे मेंबर्स बराबर होते हैं, और जब वो बराबरी ख़त्म करना चाहते हैं तभी तो वो शेयर कैपिटल के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। डन? क्या हमें कंपनी किसे कहते हैं समझ आ गया? कंपनी लॉ किसे कहते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं, और कंपनियों की बाय लाइबिलिटी जो 3 तरह की डेफिनेशंस हैं वो समझ आ गई हैं हमें।
तो यानी कि अभी हम लोगों ने आगाज़ कर दिया है और हमने डेफिनेशन में से जो बोर वाला पोर्शन था वो आज कवर किया। कल हमारा जो टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, वो हैं जिनका आप जगह जगह बार बार नाम सुनते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट, होल्डिंग सब्सिडरी। तो इंशाल्लाह कल का लेक्चर हम उस तरह की कंपनियों के ऊपर कवर कर रहे होंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि अब आप घर जाके लाजमी लिखेंगे। हमने बहुत सारे सफ़े तो नहीं पढ़ डाले, सिर्फ 2 पेज, 2 सफ़े, एक वर्का आगे पीछे या 2 पेजेस हमने देखे। तो अब आप लाजमी ये कीजिएगा कि अगर अभी तक रजिस्टर नहीं है तो एक रजिस्टर परचेज़ कर लें जिस पे लिखना शुरू कर दें, क्योंकि घर जाके अगर 1.5 घंटा पहले दिन ही ना दिया तो कहानी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ़ और सिर्फ 23 दिन ये एक्टिविटी करनी है। असल में आज घर जाके करनी तो है ना, ये एक्टिविटी तो करनी है, तो इसलिए मैं 23 काउंट कर रहा हूँ। हाँ, 23वां दिन हो सकता है आप उस दिन ना लिखें, 1-2 दिन बाद लिख लें। तो लाजमी रजिस्टर ले लें, लिखना शुरू कर दें। जब आप लिखेंगे तो उससे आपका पढ़ने में भी फोकस आ जाएगा, एक जगह लिखा भी जाएगा और कल को रिवीजन भी बेहतर हो जाएगी। जी, अगर कुछ लोग बाद में आए थे तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरी किताब नहीं है तो आप लोग टीए रूम से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। उनसे जाके कह सकते हैं कि जी मैं फास्ट ट्रैक में हूँ तो सर ने कहा था कि किताब मिल जाएगी। तो फास्ट ट्रैक के कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए हमारी किताब अवेलेबल है, वो आपको फ्री, मतलब फ़िलहाल जो है ना ये समझें पैकेज डील में वो है। ये मैंने सोचा था लेकिन चूंकि वो सब लोगों का नहीं था तो मैंने इसलिए पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। नहीं तो ये होता कि फिर सारे ही सब्जेक्ट में टीचर से आप लोग फरमाइश करते पे टीचर मेरे ज़िम्मे होता है कि आपने क्या किया है। तो ये मतलब नॉर्मली प्री में कॉलेज की तरफ से होता है, तो इसमें ये फास्ट ट्रैक में कॉलेज नहीं टीचर की तरफ से। अब इत्तफाकन टीचर और कॉलेज सेम हो गए हैं लेकिन ये टीचर की तरफ से, ये कॉलेज की तरफ से ऑफिशियली नहीं है। डन, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आज जल्दी।